हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। जी हाँ दोस्तों हम लोग का 300 सवालों का महातांडव चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले 200 सवाल कल देख चुके थे एक वीडियो में और आज अगला 100 सवाल देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर लोग पता चल जाएगा, रिविजन हो जाएगा। मेनली दोस्तों ये रिवीजन वीडियो है। देखिए क्वेश्चन तो मैं लोग काफी करा चुका हूं, आज रिवीजन हो जाएगा सभी क्वेश्चंस का एक ही वीडियो में। 300 सवाल दोस्तों कम नहीं होता है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बोलेंगे। पहले सवाल में 200 तो हम लोग बहुत सारे कमेंट किए कितना आया कितना नहीं, और 300 सवाल में भी आप लोग कमेंट करके ये जो 100 सवाल होने वाला है जरूर बोलोगे कितना आ रहा है कितना नहीं 100 में इसमें। ठीक है, चलिए हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। बिल्कुल मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए ताकि अच्छा नंबर ले आओ, और तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो बस मेहनत कीजिए और आपका और अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाकर। महातांडव सीरीज चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है और उसका जवाब क्या क्या होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेटर तरीके से करने के लिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग का है कि दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है। दोस्तों जब दो दल मिलते हैं, दो दल मिलकर सरकार बनाती है, और जो साझेदारी कर सरकार बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 202 नंबर क्या है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था। दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो था बहुसंख्यकवाद इसके तनाव का कारण था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है? लोकतंत्र के आत्मा दोस्तों सत्ता की साझेदारी को कहा जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सत्ता की साझेदारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो सभी को पता है, काफी बार बता चुके हैं, पहले वाले मॉडल पेपर में भी था। जी हाँ, 1928 ईस्वी में दोस्तों साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अगला सवाल देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों काफी फेमस सवाल है, याद कर लीजिए। 13 अप्रैल 1999 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों NH7 हो जाएगा, जिसे अब NH44 भी कहा जाता है। तो आप लोग NH7 इसको मार सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखिए 207 नंबर क्या बोल रहा है कि नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरण योग्य संसाधन जिसको लोग बार बार प्रयोग कर सकते हो, जिसको एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होगा। जैसे ये जो है ये सीमित भंडार है और नहीं, लेकिन सौर ऊर्जा का आप असीमित भंडार, अब जितना यूज करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का गठन कब हुआ? दोस्तों काफी बार बता चुका हूं, और इसको याद नहीं रखिएगा तो क्या रखिएगा, 2000 ईस्वी को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। याद कर लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसमें स्थापना हुई थी? तो 1925 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर चलते हैं। देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995। ये सवाल भी मैंने आप लोग करवाया था, और आई थिंक दोस्तों आप लोग 100 में 100 उठा लोगे इसमें से। ठीक है, अगर ये कर ले तो एग्जाम में फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी सारे सवाल आप लोग देखने को मिलेंगे एग्जाम में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया? तो देखिए कितने जिलों में लागू किया गया दोस्तों, ये जो अभी लागू किया गया है 200 जिलों में ये लागू किया गया है। देखिए ये जो है ना अभी तो 600 से पार है, 625 के आसपास है, लेकिन जब स्टार्टिंग था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कितने जिलों में लागू किया गया था स्टार्टिंग में? तब 200 जिलों में लागू किया गया था। एनसीईआरटी में 200 जिला आंसर दिया हुआ है, हालांकि बाद में इसकी संख्या को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 200 है तो 200 मैच हो गया। नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई आर्थिक नीति दोस्तों 1991 की 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति क्या सबसे नए में को साल कौन सा? 1991। तो 1991 को टिक मार दीजिए। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क, कैबूर, मेजिनी की, गैरिवाल्डी। तो दोस्तों यंग इटली की स्थापना किसने की? मेजिनी, जीसोपे मेजिनी, इन्हीं ने किया था। रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों रॉल्ट एक्ट पारित हुआ सभी को पता है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था रॉल्ट एक्ट। ये रॉल्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिसमें बिना कोई भी कानून मतलब केस मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार था। आगे देखिए क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, यानी कि इंग्लैंड इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 17 नंबर क्या बोल रहा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई?
तो 1929 ईस्वी से दोस्तों आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंगलियों की आबादी कितनी है? तो यह है दोस्तों 74%, यानी कि 74% दोस्तों वहां पर सिंगली पाया जाता है, जो कि बहुत मात्रा में पाया जाता है। और सिंगली भाषा वो लोग राष्ट्रभाषा कब बनाई गया? 1956 में बनाया गया था। और आजाद कब हुआ था श्रीलंका? तो 1948 में। याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? तो राष्ट्रीय दल की बात करें तो 7 राष्ट्रीय दल दोस्तों मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो दोस्तों 15 दिनों के भीतर यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। वर्तमान जो करंट की बात करें 160 देश आप लोग का विश्व व्यापार संगठन से मैच सदस्य है, तो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो इसको मार दीजिएगा। ये नहीं रहेगा तो 150 का उसके आसपास है, इसको मार दीजिएगा। अगला देखिए, इसमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित? तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कौन है भाई साहब? बैंकिंग के लोग हमें सेवा का देते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित जो बिल्कुल जमीनी तौर पर कार्य करते हैं, खनन का कार्य कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 100% करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी थे? तो आप लोगों में से चटर्जी कौन कौन है कमेंट करके जल्दी बोल दीजिएगा। आप लोगों के ही मतलब क्या कहते हैं उसको, अब बड़े दादाजी जो भी थे वो किए थे, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई? तो दोस्तों ये हुई थी अमेरिका में। और कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में हुई थी। तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? काफी बार बता चुका हूं, अब तो ये बिल्कुल आप लोग घोल के पी गए होंगे। बिल्कुल कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान की यहाँ पर यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन, देखिए दलित और दलित एक ही है, कहीं दलित लिखा रहता है कहीं दलित लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात करें तो यहाँ पर दलित होगा जो किताब में आप लोग का लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? तो ये किया दोस्तों 1930 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो दोस्तों कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था? ये दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, नमक बनाया था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब बनाया था? कब नमक बनाया गया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाया गया था। और कब से चला था नमक बनाने? तो 12 मार्च 1930 को चले थे। समझ गए? अगला सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ये छोड़ दीजिए, 1973 ईस्वी में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी कि 229 का डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों अब्रक का अग्रणी उत्पादक है कोडरमा, ठीक है, तो याद कर लीजिए अब्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले भी बता चुके हैं। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र के में शामिल है? द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मतलब कुछ बनाते हैं, ठीक है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बुनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो बना रहे हैं कुछ इसलिए, ठीक है। बुनकर मतलब जो कपड़ा वपड़ा सीता है वो लोग को। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। अनौपचारिक स्रोत मतलब जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होता भाई साहब, व्यापारी जिसका सूद भी ज्यादा लगता है, तो व्यापारी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला सवाल देखिए, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल, याद कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अगला सवाल है 234 नंबर की, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर्स है दोस्तों। आप लोग ये सवाल भी था, फोर्ड मोटर्स फोर्ड क्या है? तो फोर्ड मोटर्स सबसे बड़ी कंपनी विश्व में गाड़ी निर्माता है, ठीक है। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो ये दोस्तों एक फ्रांसीसी चित्रकार थे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। पूना पैक्ट कब हुआ था भाई साहब? तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था पूना पैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? देखिए इसका आंसर लोग ढूंढने जाओगे तो सभी होगा, एशिया और अफ्रीका भी होता है यहाँ पर, एशिया और अमेरिका को भी जोड़ता है। एक मिनट, एशिया और अमेरिका को भी जोड़ता है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर देखिए किताब में एक दो देखें, एशिया और यूरोप था, ठीक है, तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो ऑप्शन डी को। अगला सवाल देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो दोस्तों 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे गांधी जी। उसके बाद विभिन्न जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों ये किया था 1972। याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में और भारतीय वन्य जीवन कब? 1972 में, ठीक है। यहाँ पर 1975 नहीं होगा दोस्तों, 1972 ही है, ठीक है, 19, ये वाला ऑप्शन सही है।
अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग। अगला सवाल क्या दिया है कि भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है दोस्तों? चावल और गेहूं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। सोच रहे हो एक दिन आप लोग बिना चावल खाए रह सकते हो, बहुत दिक्कत वाली बात है। बिना रोटी खाए रह सकते हो, बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो वही चावल और रोटी इसका प्रमुख खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग चावल और गेहूं तो नहीं, बट हाँ रोटी और भात खाते होंगे। अगला सवाल क्या देखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको वैश्वीकरण कहते हैं, सभी को पता है। जब दूसरे देशों से हम संबंध स्थापित करते हैं तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण बोला जाता है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कांशीराम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और नगर निगम के प्रधान पदाधिकारी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है पार्षद, समझ रहे हो? सॉरी पार्षद बोले, महापौर कहा जाता है प्रधान पदाधिकारी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? मैंने कहा तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्रक, तो बैंक में जो सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों वही तृतीयक क्षेत्रक में संबंधित हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिएगा। भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखता है? दोस्तों बैंक जो है कितना प्रतिशत राशि नगद के रूप में अपने पास रखता है? मान लीजिए आप 100 रुपया बैंक में जमा करते हो, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दोगे। ठीक है, सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो आप लोग सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दो, इसका कितना परसेंट इसका उत्तर होगा। फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत कब आई दोस्तों? ये आई थी 1995 ईस्वी में, 1995। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभाषा का राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो दोस्तों ये फ्रांस का राष्ट्रभक्ति का गीत है, यानी कि 248 का डी नंबर उत्तर सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया था दोस्तों? ये नमक कानून भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अभी मैंने इससे पहले थोड़ा देर बताया कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून भंग किया था। और कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कठोर है? तो दोस्तों हीरा। हीरा, जी हाँ दोस्तों, हीरा सबसे कठोर है। उस खनिज का नाम बताइए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों अभ्रक जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में कहाँ पाया जाता है ये? तो कोडरमा जिले में पाया जाता है। विश्व युद्ध कितने साल तक लड़ा गया? तो ये दोस्तों 6 सालों तक लड़ा गया था। 1939 से 1945 तक लगभग 6 सालों तक विश्व युद्ध चला था। ये 253 नंबर क्या है देख लीजिए, ये तो हो गया। अरे भाई साहब सी डी, हाँ ठीक है चलिए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 ही प्रकार के होते हैं। क्या क्या? जैव और अजैव संसाधन। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत में के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? 243% भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है, यानी कि 254 का ग नंबर सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन वनों की कटाई रोकने से संबंधित, जैसे वनों में जाकर चिपक जाता था पेड़ों से, और ये चिपको आंदोलन था जिसमें पेड़ों की कटाई रोकना था। अगला सवाल है, जल की कमी के क्या कारण हो सकता है? दोस्तों अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, ये सभी कारण है, यानी कि उपरोक्त सभी। 256 का घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। टांका क्या है? टांका मतलब वो टांका नहीं जो आप कपाल पे टांका लगा लेते हो, कपाल फुटा गए। बिल्कुल टांका मतलब होता है यहाँ पर भूमिगत टैंक, पानी पीने के लिए संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, जो कि राजस्थान में बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। और 258 नंबर देखिए, सन 2025 तक कितने लोगों को जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? दोस्तों ये सवाल भी मैंने आप लोग कराया है। जी हाँ, 20 करोड़ लोग यहाँ पर जल की कमी झेलने वाले हैं 2025 तक। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों 1992 में, यानी कि 260 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 261 बोल रहा है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये है हम लोग का प्यारा झारखंड में ही स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना डीवीसी जो है झारखंड में ही स्थित है। उसके बाद देखिए क्या है उत्तर सवाल, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान जो जिला राज्य है दोस्तों, वहां पर काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। राजस्थान में बालू पाया जाता है भाई साहब, काली मिट्टी थोड़ी पाई जाती है, ऐसे याद कर लीजिएगा। बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये तो मैंने अभी आप लोग बताया 1973, इसका सही हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट में जल की सप्लाई के लिए हौज का निर्माण करवाया था? दोस्तों इसका सही उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। बहुत सारे इसका दूसरा आंसर बोल रहे थे, लेकिन इसका सही उत्तर दोस्तों इल्तुतमिश ही होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? समाप्यता मतलब क्या? जो समाप्त होने के आधार पर। नवीकरणीय और क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। जी हाँ, 266 का 2 नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए कि किसी मृदा को रैगर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। कौन सी मृदा को? तो काली मिट्टी को भाई साहब, यानी काली इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 268 नंबर, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों बोलते हैं कृषि योग्य भूमि। अब भाई साहब जिसको आप कृषि करोगे जिस भूमि उसको बंजर थोड़ी बोलोगे, मारेगा उठा के दो जाप। तो बिल्कुल कृषि भूमि योग्य भूमि हो जाएगा जिस पर खेती की जाती है। बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मृदा के प्रकार है, यानी कि 269 का गौ नंबर सही हो जाएगा। और मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? देखिए ये सवाल मैं फर्स्ट सेट में आप लोग करवाया था, 1 से 200 के सवाल था, लेकिन वहाँ पर कंफ्यूजन से मैं दोस्तों हीम बोल दिया था, लेकिन इसका आंसर हीम नहीं होगा। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1। थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और पहले मैं वहाँ कमेंट सेक्शन में इंगित कर दिया हूँ। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण बिल्कुल सही, सिंचाई की सुविधा बिल्कुल सही, जल विद्युत उत्पादन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही, यानी कि सब सही है। मतलब क्या मारेंगे? उपरोक्त सही मारिए ना फटाक से, घ नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? दोस्तों ये मैंने एनसीईआरटी से खुद मिलान कराया है, 96.5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? विकास के संदर्भ में दोस्तों श्रीलंका जो है, 4 ऑप्शन के रिगार्डिंग में बोल रहा हूँ, वैसे तो और भी देश है, अमेरिका है, लेकिन जो 4 ऑप्शन इसमें सबसे विकसित कौन सा देश विकास के संदर्भ में अच्छा है? तो वो श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो दोस्तों शिशु मृत्यु दर सबसे कम पाया जाता है केरल में, क्योंकि केरल एक शिक्षित राज्य है, तो इसका सही उत्तर केरल हो जाएगा। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? दोस्तों वो डॉलर में मापी जाती है। प्रति व्यक्ति आय हमेशा ही डॉलर में ही मापी जाती है। 275 का 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास, उत्तम शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य विकास की इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक विकास लोगों का संपूर्ण विकास प्रदर्शित करता है, यानी कि सभी दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में, स्वास्थ्य विकास की दृष्टि में, सभी की दृष्टि में यहाँ पर वो इंगित करता है। तो क्या हो जाएगा? लोगों का संपूर्ण विकास मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति का आय होता है उसे औसत आय भी कहा जाता है। और जीवन प्रत्याशा क्या अर्थ है? तो जीवन प्रत्याशा का दोस्तों अर्थ है कि जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु हुई जीवन प्रत्याशा कहलाती है। जीडीपी क्या अर्थ है? जीडीपी दोस्तों यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इस सवाल में पहले भी आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं, तो भूलिएगा नहीं। इसका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर 2। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? संसाधन, जनसंख्या, औसत आय, इनमें से कोई? सबसे महत्वपूर्ण आधार है औसत आय। औसत आय को देख कर बता देगा कि कौन सा देश कैसा है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है, यानी 281 का 1 सही हो जाएगा। और एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राकृतिक प्रक्रिया जो क्षेत्र उत्पादन होता है उसे हम पहले ही बताया हूँ, जी हाँ, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 283 नंबर सवाल देखिए क्या पूरा, जीडीपी के पदों में वर्ष 2023-2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में दोस्तों तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% है। और भाई साहब कहाँ चले गए हैं ये? ठीक है, ये भी कहाँ कहाँ चले जाते हैं ना, इसको भी घूमने का मन करे, थक जा रहा होगा पढ़ पढ़ के बेचारा। चलो ठीक है, अब जीडीपी हो गया। जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद हो गया। देशों की विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आधार औसत आय है। यूएनडीपी भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखिए जीडीपी के ये तो 50 से 60% हो गया ना, 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% है, ऑप्शन नंबर 4। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? आर्थिक गतिविधियां दोस्तों कितने क्षेत्र में बटा हुआ है? तो ये दोस्तों 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? ये लागू किया गया था 2005 में, समझ गए? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, उसका आश्वासन दिया गया, यानी कि 286 का 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण होता है? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, असंगठित। तो असंगठित क्षेत्र जो होता है वहां पर कर्मचारियों का शोषण होता है, न काम का टाइम, न सवैतनिक छुट्टी, कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्रों का यहाँ पर मजदूरों का शोषण होता है। 287 का 3 नंबर हो जाएगा। और भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? उद्योग, कृषि, सेवाएं प्रदान करना, कि इनमें से क्यों नहीं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्राथमिक क्रिया क्या होना चाहिए, कृषि होना चाहिए। इसका सही उत्तर कृषि उत्तर हो जाएगा। जीवन बीमा की एक गतिविधि है, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जीवन बीमा एक यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का आप लोग का क्या बोलता है उसको, सेवा क्षेत्र है, तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आ जाएगा, ठीक है। जीवन बीमा सेवा क्षेत्र है, तो यहाँ सेवा क्षेत्र लिखा ही हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक के रूप में उभरा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर तृतीयक है, कहीं कहीं पर प्राथमिक है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बोलना, इसका आंसर क्या होगा।
अगला सवाल देखिए, रेलवे का उदाहरण है, रेलवे क्या उदाहरण है? निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक की इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगा रेलवे का उदाहरण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्रकों में। 293 नंबर क्या है देख लीजिए कि प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो ये दोस्तों आता है द्वितीयक क्षेत्रक, मतलब ही होता है विनिर्माण उद्योग, निर्माण करना। तो यहाँ पर विनिर्माण इसका द्वितीयक क्षेत्रक सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय गणना कैसे किया? तो भाई साहब इसको भाग दे दो, आ जाएगा आंसर। देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देना, इसका आंसर आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? विनिर्माण की क्रिया दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का भाग है। अभी मैंने बताया कि ये बुनकर जो विनिर्माण उद्योग आता है द्वितीय क्षेत्रक में आता है। और अगला सवाल है, अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। तो इसका पहले से ही शामिल क नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो दोस्तों वनोत्पाद का संग्रह करना प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये वनोत्पाद का संग्रह करना। ख नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 298, समवर्ती सूची में दी गई विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे नियम से किसके पास है? तो समवर्ती सूची पर दोस्तों संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों बना सकता है, लेकिन राज्य सूची पर राज्य बनाएगा और संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, और कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती है जिसको किसी के पास नहीं होते, वो राज्य केंद्र सरकार बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न शासन प्रणाली है, कौन सी है? तो ये दोस्तों भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, मतलब 3 स्तरों में बटा हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत स्तरीय सरकार। तो संघात्मक हो जाएगा, जब बटा होता है तो एक अकेला कोई शासन होता है, तो वहाँ होता है एकात्मक शासन व्यवस्था, जैसे श्रीलंका में है। कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने कृषि उत्पाद के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों ये आप लोग का अंतिम सवाल है, तो 300 सवालों का महातांडव यहाँ पर समाप्त हो जाएगा आप लोग का। क्या है? कौन लोग द्वारा सरकार ने किस कृषि उत्पाद के आयात पर पाबंदी लगा दी? तो कौन यानी कि क्या? मक्का। तो मक्का के आयात पर रोक लगा दी थी। इसका 300 का सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 300 सवालों का महातांडव समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बोलिएगा, जो यहाँ तक देखे हैं पेशेंस से, जो सच में एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।